नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशमनी पटना का फिजिक्स टीचर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पटना के सबसे कमाल का, धमाल का, बवाल का एजुकेशनल चैनल एमिंग हाई में। और यह है सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का सेट नंबर 3.3, मतलब कि थर्ड चैप्टर का तीसरा सेट, बोले तो इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का तीसरा सेट। यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ साथ में नॉलेज के लिए, रिवीजन के लिए और टेस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह सीरीज के हेल्प से आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क 100% स्कोर कर सकते हैं। लेकिन यह फायदा आपको तभी मिल पाएगा जब आप इस सेट के, इस सीरीज के सारे वीडियोस को बिल्कुल अंत तक, बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस एजुकेशनल चैनल को इस पेटीएम नंबर के जरिए सपोर्ट भी कर सकते हैं, या फिर स्टडी से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पर कॉल करके पूछ भी सकते हैं। वैसे अगर आप इस चैनल के बारे में और भी डिटेल जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इस इंफॉर्मेशन को जल्दी से पढ़ लीजिए। आपका पूरा डिटेल जानकारी पता चल जाएगा, या किस क्लास का है, किस चैप्टर का है, और यूट्यूब पे कब कब और कितना बजे अपलोड होता है। पीछे के सारे वीडियो को देखते रहने के लिए यहां राइट साइड कॉर्नर पे एक आई बटन शो कर रहा होगा, उस आई बटन पे क्लिक कीजिए। पीछे के पूरे वीडियो का प्लेलिस्ट खुल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं, या यूट्यूब पे एमिंग आई सर्च करिए और वहां से भी जाकर पूरा वीडियो को देख सकते हैं। तो सीधे चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे और देख लेते हैं कि आज का कौन कौन सा क्वेश्चन और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है आज का सबसे पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, और कह रहा है व्हाट इज शंट, राइट इट्स यूजेस। मतलब शंट क्या है और इसके उपयोग को लिखें। तो जो स्टूडेंट एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर हैं, वीडियो को लगातार देखते हैं, उनको पता होगा कि पहले किसी क्वेश्चन के आंसर को मैं अच्छी से समझाता हूं, शॉर्टकट में समझाता हूं, और उसके बाद लिखा हुआ आंसर दे देता हूं। और जो बच्चे लिखे हुए आंसर को देखते हैं वो कॉपी पे नोट भी कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे भी समझकर याद कर लेते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शंट क्या है। देखिए, मैं बता दूं कि शंट क्या है। शंट ना एक काफी छोटे वैल्यू का, काफी कम वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। फिर से सुनिए, जो शंट होता है ये काफी कम वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है, काफी कम वैल्यू का प्रतिरोध होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर में लगा रहता है कॉइल, कुंडली, कमानी कह सकते हैं। तो क्या होगा कि जब उससे काफी ज्यादा करंट बहेगा गैल्वेनोमीटर से, तो इसका कॉइल टूट जाएगा। कॉइल टूटने की वजह से क्या होगा कि वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इसे बचाने के लिए, गैल्वेनोमीटर को बचाने के लिए इसके पैरेलल में काफी छोटे वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो यही काफी छोटे वैल्यू का रेजिस्टेंस है ना, इसी को कहा जाता है शंट। तो होता क्या कि मान लीजिए इधर से काफी ज्यादा करंट आ रहा है, तो क्या होगा कि पहले अगर ये शंट नहीं रहेगा, देखिए अगर पहले मान लीजिए ये शंट नहीं रहेगा तो क्या होगा कि सारा का सारा करंट आएगा, गैल्वेनोमीटर से पास करेगा और कॉइल टूटने का डर रहेगा। लेकिन जब ये शंट आ जाएगा तो क्या होगा, यहां से करंट तो आएगा लेकिन ये दो भाग में बढ़ जाएगा, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। इसलिए कुछ करंट ऊपर चले जाने से, बट जाने से गैल्वेनोमीटर के टूटने का डर नहीं रहता। खैर, ये तो हो गया थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज। मैं आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि शंट क्या है, तो बस इतना बताना कि शंट काफी छोटा वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है। और शंट का बहुत सारा उपयोग है। एक उपयोग तो मैंने अभी आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर को बचाने के लिए यूज किया जाता है। और भी उपयोग है, जैसे एमीटर होता है ना, उसका रेंज, मेजरिंग जो रेंज होता है, माप सीमा, वो बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है शंट का। और साथ साथ में गैल्वेनोमीटर होता है, उसको एमीटर में बदलने के लिए यूज किया जाता है शंट का। लेकिन खैर क्या क्या यूज है वो अभी हम लोग देखते हैं। लेकिन फिलहाल अभी आपको मैंने ये बताया कि इतना याद रखना है, बहादुर एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर, इतना याद रखना है कि शंट काफी कम वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है, शंट काफी कम वैल्यू का प्रतिरोध होता है। तो ये आगे आंसर देखिए लिखा जा रहा है, शंट इज ए रेजिस्टेंस ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू, देयर आर फॉलोइंग यूजेज ऑफ इट। शंट एक काफी कम मान का प्रतिरोध होता है, इसके निम्नलिखित उपयोग हैं। सबसे पहला, रेंज ऑफ एमीटर कैन बी इंक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ शंट। मैंने अभी आपको बताया कि शंट के जरिए एमीटर का जो रेंज है वो बढ़ाया जा सकता है। और कह रहा है गैल्वेनोमीटर इज चेंज्ड इनटू एमीटर विद द हेल्प ऑफ शंट, यानी शंट लगाकर गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने बताया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेकिन आप सभी को पता है कि अगले क्वेश्चन से पहले मैं हर दिन क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सवाल पूछता हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पढ़ लीजिए और उसके बाद जल्दी से कमेंट बॉक्स में थोप दीजिए आंसर। गोली के रफ्तार से तड़ा मार दीजिए आंसर। और जो बच्चे आंसर देते हैं लगातार, उनका तो हमें नाम भी याद हो चुका है। और ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे है ना, मैं इसलिए देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो सके बढ़िया से। मैं जो पढ़ाता हूं पीछे वही देता हूं
क्वेश्चन में, ताकि आप आंसर दें तो आपका रिवीजन हो जाए, दिमाग के परमानेंट माइंड में ये क्वेश्चन चला जाए। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन में राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज वायर, मतलब फ्यूज तार का गुण अभिलक्षण को लिखे। अच्छा देखिए फ्यूज तार का गुण क्या होता है। सबसे पहले आपको तो इतना पता होगा ना कि फ्यूज वायर को यूज किया जाता है किसी भी चीज को बचाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपका कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कुछ भी हो सकता है, आपका रेफ्रिजरेटर हो सकता है या फिर आपका और भी कोई डिवाइस ही हो सकता है, मान लीजिए कोई डिवाइस है, तो इसमें डायरेक्ट तार ना जोड़ के हम बीच में फ्यूज लगा देते हैं। फ्यूज लगाने से क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए बीच में, इसको थोड़ा सा साफ करते हैं यहां से, और मान लीजिए कि बीच में यहां पे ऐसे तार है, अब देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए ऐसे तार है और बीच में आपका यहां से लेके यहां तक फ्यूज तार लगा हुआ है, यहां से यहां तक फ्यूज तार लगा हुआ है। तो क्या होता है कि फ्यूज तार लगा देने से ये होता है कि जब किसी भी वजह से मान लीजिए कुछ हो गया, शॉर्ट सर्किट या कुछ भी हो गया, और जब करंट काफी ज्यादा हो जाएगा सर्किट में, तब फ्यूज तार ऐसे बनाया जाता है ना, ऐसे मटेरियल का, जिससे ये तुरंत गल जाए। तो जब ये गल जाएगा, तुरंत ये मेल्ट कर जाएगा, तो आप खुद सोचिए कि जब ये मेल्ट कर जाएगा, फ्यूज वायर यहां से मेल्ट कर जाएगा, तो मेल्ट कर जाने से क्या होगा कि सर्किट टूट जाएगा, बीच में करंट नहीं आ पाएगा, तो आपका जो गोदरेज है या जो भी है, सॉरी गोदरेज कह रहे हैं, रेफ्रिजरेटर है या और भी कोई डिवाइस है, वो बच जाएगा, समझ रहे ना, वो बच जाएगा। यानी ये कह रहे हैं कि फ्यूज तार को डिवाइस को बचाने के लिए यूज किया जाता है। कोई पूछे कि कैसे बचाया जाता है, तो भैया जब ज्यादा करंट बहता है तो गल जाता है, मतलब कि उसका जो गलनांक बिंदु है, मेल्टिंग पॉइंट है फ्यूज वायर के मटेरियल का, वो कम होना चाहिए, यानी जल्दी गल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि करंट बहते जा रहा है और फ्यूज वायर गलवे ना करे, तो गलेगा नहीं, था आपका जो मशीन है वो जलने जाएगा। इसलिए सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि फ्यूज वायर जो है, इसका गलनांक बिंदु जो है वो कम होना चाहिए, इसका गलनांक बिंदु कम होना चाहिए। तो आप लोग को यह बात बिल्कुल दिमाग में रखना है कि फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है। अब रही बात फ्यूज वायर के रेजिस्टेंस का, तो देखिए रेजिस्टेंस अगर फ्यूज वायर का ज्यादा रहेगा ना, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी रास्ता में ही बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि इसका रेजिस्टेंस कम होता है। आप लोग जान गए फ्यूज वायर क्या है, क्यों यूज किया जाता है और इसका क्या क्या गुण है। अगर आप जान गए तो चलिए नीचे चल के देख लीजिए आंसर, यहां पे आंसर दिख रहा है, जल्दी से पढ़ लीजिए और उसे नोट कर लीजिए। और अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पर 2 फेसबुक पेज, पटना स्टूडेंट पेज और एमिंग हाई पेज, इन दोनों को जरूर लाइक करें, क्योंकि वहां भी आपको एजुकेशनल वीडियो मिल जाएगा। आ गए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट डू यू मीन अबाउट द मोबिलिटी, मतलब गतिशीलता से क्या समझते हैं। तो देखिए होता क्या है, गतिशीलता समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कोई आपका तार है, कोई आपका वायर है, तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो वायर में इलेक्ट्रॉन चलता है वो जिगजैग पथ में चलता है, ऐसे चलता है। क्या करते हैं कि जब वायर में मान लीजिए मैंने बैटरी जोड़ा, यहाँ पे मैंने बैटरी जोड़ा, तो वायर के अलोंग क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन चलता है वो जिगजैग पाथ में, मतलब इलेक्ट्रॉन जो चलता है वो जिगजैग पाथ में चलता है। तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन में ड्रिफ्ट आ जाता है, ड्रिफ्ट जो यहां पहुंच रहा था यहां ना पहुंच के यहां पहुंचेगा। तो जितना ड्रिफ्ट आया वो ड्रिफ्ट का वैल्यू एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो होगा उसी को हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। फिर से समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चल रहा था, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। तो जो 20 मीटर पर सेकेंड जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ, इसको हम लोग मोबिलिटी नहीं कहते ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है उसको बोलते हैं मोबिलिटी। यानी कि 4 के कारण 20 आया, तो 1 के कारण जो 20/4 हो जाएगा ना, 20/4 जो कट के 5 आ जाएगा, उसको बोलेंगे मोबिलिटी। तो आप खुद सोचिए, जो मोबिलिटी होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब बटा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उसी को मोबिलिटी कहते हैं। चलते हैं आंसर में चल के देख लेते हैं।
और आंसर में आपको मिल भी गया, मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्यू टू यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जो मोबिलिटी होता है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है उसको बोलते हैं, यानी मोबिलिटी इज द रेशियो बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जो मोबिलिटी होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुपात के बराबर होता है। हिंदी में वही लिखा हुआ है, गतिशीलता को एकांक परिणाम के विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न संवहन वेग से परिभाषित किया जाता है। अतः गतिशीलता संवहन वेग और विद्युतीय क्षेत्र के मान के अनुपात के बराबर होता है। यानी यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालिएगा, सॉरी यहां से निकालिएगा मोबिलिटी निकालिएगा, तो मोबिलिटी इक्वल टू जो हो जाएगा मोबिलिटी लिख लीजिएगा हिंदी इंग्लिश में आप लोग या हिंदी में सब लिख लीजिएगा उसको गतिशीलता, तो मोबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और बटा इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसे लिख लीजिएगा। तो आपको याद रखना है रेगुलर व्यूअर कि जो मोबिलिटी होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। आगे चौथे नंबर क्वेश्चन पे, चौथा नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है राइट द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर डिवाइस विच कंपेयर द। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर दोनों के प्रिंसिपल को लिखने के लिए कह रहा है कि दोनों का प्रिंसिपल क्या होता है, किसका किसका प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। तो देखिए पहले मैं व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल बताता हूं, नीचे चल के पहले मैं दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, होता क्या है ना व्हीटस्टोन ब्रिज में, कि आपको पता होगा कि 4 रेजिस्टेंस होता है, 4 रेजिस्टेंस 1 2 3 और एक 4 होता है, और इसको एक बैटरी से ऐसे करके जोड़ दिया जाता है, बैटरी से ऐसे करके यहाँ पे बैटरी लगा के ऐसे जोड़ दिया जाता है, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर होता है। और मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 और इसका रेजिस्टेंस R4 है। एक होगी R1, एक R2, एक R3 और एक R4। तो होता क्या है कि जब बीच से बहने वाला करंट यानी गैल्वेनोमीटर से बहने वाला करंट का वैल्यू 0 हो, तो ये जो रेजिस्टेंस है R1 R2 इसका रेशियो R1 R2 का रेशियो R3 और R4 के रेशियो के बराबर हो जाता है। यही होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। मैं कह रहा हूं फिर से, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल ये होता है कि अगर गैल्वेनोमीटर से बहने वाला करंट का वैल्यू 0 हो जाए तो एडजेसेंट साइड का जो एडजेसेंट संलग्न भुजा मतलब एडजेसेंट साइड मतलब संलग्न भुजा जो साथ में लगा हुआ है उसका जो रेजिस्टेंस का अनुपात होता है वो दूसरे संलग्न भुजा के अनुपात के बराबर होता है। यानी R1 बटा R2 जो होता है वो R3 बटा R4 के बराबर होता है। देखिए इन बैलेंस सिचुएशन व्हेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0 रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट आर्म इज इक्वल। मतलब बैलेंस सिचुएशन में, बैलेंस सिचुएशन उसी को बोलते हैं जब गैल्वेनोमीटर से बहने वाला करंट 0 हो जाए, यानी हम कह सकते हैं कि जब गैल्वेनोमीटर से करंट 0 हो या फिर बैलेंस सिचुएशन जो बोलिए, जब ऐसा हो तो रेजिस्टेंस का जो रेशियो आता है, प्रतिरोध का अनुपात आता है वो बराबर होता है। यही होता है। और ये फिगर ड्रॉ कर लेना बढ़िया से, R1 R2 R3 R4 लिखिएगा इन बैलेंस सिचुएशन, या लिख लीजिएगा इन बैलेंस सिचुएशन, नीचे लिखिएगा फिगर के नीचे इन बैलेंस सिचुएशन R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। तो ये हुआ प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब आते हैं इसका प्रिंसिपल पे, किसके प्रिंसिपल पे, तो पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल पे। और पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आप लोगों को, अच्छा से मैं फिर से बता देता हूं। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल यह कहता है ना कि जब किसी यूनिफॉर्म तार से करंट बहे, यूनिफॉर्म तारों से मोटाई का तार उससे करंट कांस्टेंट करंट बहे, तो इसके अलॉन्ग जो वोल्टेज होगा ना, वोल्टेज वो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब किसी समान मोटाई के तार से एक समान विद्युत धारा प्रवाहित हो, मतलब समान करंट फ्लो करे, तो उस समय इसका जो वोल्टेज होगा तार के लॉन्ग वो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज्यादा लेंथ करेंगे उतना ही ज्यादा वोल्टेज आएगा। और अब खुद सोचिए, आप लोग पढ़े होंगे कि V बराबर I इंटू R होता है, या V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है, I इंटू R होता है, मतलब V बराबर होता है I इंटू R। और आपको पता है कि जितना लंबा तार लेंगे, जैसे जैसे जितना लंबा तार लेंगे लंबाई, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा आएगा। यानी V जो है, अगर I कांस्टेंट हो गया, मैं ये कह रहा हूं, देखिए सुनिए ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर V बराबर I इंटू R, तो आप पढ़े होंगे V बराबर फार्मूला I इंटू R। तो आपको पता है कि जब I कांस्टेंट हो जाएगा
तो भी जो हो जाएगा वो रेजिस्टेंस का प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और आप खुद सोचिए कि जितना लंबा तार लेंगे रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा भी जो होगा लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि लेंथ जितना ज्यादा रहेगा रेजिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा, और रेजिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा वोल्टेज उतना ज्यादा रहेगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस का प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस ना बोलकर लेंथ बोल सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस और लेंथ तो प्रोपोर्शनल है ही। तो ये होता है इसका पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। तो आप देख लीजिए इसका करा, व्हेन ए कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन द पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। उस पोर्शन के लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, लंबाई का समानुपाती होता है। तो ये हो जाता है। वैसे देखिए मैं अभी बोल दूं कि अगर आप बढ़िया से पोटेंशियोमीटर नहीं पढ़े हैं या आप नहीं पढ़ते हैं तो आप बढ़िया से पढ़िए, तभी जाकर कोई काम होगा। अगर बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो कोई भी काम अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीका से सीखते रहिए, समझते रहिए। इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन कहा जा रहा था कि ईएमएफ किससे कंपेयर करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज से या पोटेंशियोमीटर से। तो ईएमएफ कंपेयर करने का काम हम लोग पोटेंशियोमीटर से करते हैं, विभव मापी से करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए फ्रेंड में शेयर कीजिए। फिर भी अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसी तरीका से सीखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।